एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रात का 1 बज चुका था। गलियां सुनसान और तारीक थीं। शारिक ने मकान के सामने रुककर मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। सुबह जेल के गेट पर वो मरियम को जिस हाल में छोड़कर भागा था, उसके पेश नजर उसे यकीन था कि मरियम ने पूरा दिन रोकर गुजारा होगा और उस वक्त भी वो रो रही होगी। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। उसने अगरचे दस्तक बहुत हल्की दी थी, लेकिन चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली मरियम ही थी। उसने सर पर दुपट्टा पट्टी की तरह बांध रखा था। शारिक ने अंदर दाखिल होते ही झुककर मरियम के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे माँ जी। शारिक बेख्तियार रो दिया। मैंने जेल में आपसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था और आज सुबह जेल के गेट पर मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उस पर अफसोस है माँ जी। आपको अंदाजा नहीं कि मेरे दिल पर कैसे कैसे छुरियां चलती रही हैं। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे माफ कर दें। मरियम बोली, मुझे यकीन था कि तू जरूर आएगा। ये कहते हुए उसे कदमों से उठाकर मरियम ने सीने से लगा लिया। बोली, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मैंने तुम्हें अपना दूध तो नहीं पिलाया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में ममता जैसी तड़प है। शारिक बोला, मैं जानता हूँ माँ जी, मैं जानता हूँ। कमरे से रजिया की आवाज सुनाई दी, अम्मा कौन है? मरियम ने शारिक का नाम लेने के लिए मुंह खोला ही था कि शारिक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोला, ऊंची आवाज में मेरा नाम न लें माँ जी, अंदर चलें। वो दोनों कमरे में आ गए। रजिया शारिक को देखकर उससे लिपट गई। वो भी ज़ारो कतार रो रही थी। वो रोते हुए बोली, हमसे ऐसा कौन सा जुर्म हो गया था कि जो आप हमें छोड़कर चले गए थे भैया? शारिक ने कहा, जुर्म तो मेरा था रजिया। मेरी वजह से तुम लोगों को जिल्लत और रुसवाई का जो सामना करना पड़ता रहा है, उस पर मुझे अफसोस है। सुबह माँ जी से मैं इसलिए दामन छुड़ाकर भागा था कि मेरा एक दुश्मन भी जेल के दरवाजे पर मौजूद था। वो बहुत खतरनाक लोग हैं और उन्हें पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। अब तक तो वो लोग सिर्फ मुझे परेशान ही करते रहे हैं, लेकिन मुझे शुबा था कि माँ जी को मेरे साथ देखकर वो तुम लोगों को भी परेशान करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है। अब कोई माई का लाल मेरी तरफ उंगली भी उठाकर नहीं देख सकेगा। अब मैं 24 घंटे तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए भी बंदोबस्त कर लिया है। तुम लोग कल मेरे साथ चलोगे। मरियम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बोली, कहाँ? शारिक ने कहा, यहाँ तुम लोगों का अकेले रहना ठीक नहीं है। मैंने बागबानपुरा में एक मकान का बंदोबस्त कर लिया है। कल रात तक अपनी जरूरी चीजें समेट लेना। बहुत जरूरी चीजें, सिर्फ जरूरी चीजें, ज्यादा से ज्यादा ट्रंक, फालतू कोई चीज नहीं। नए घर में हर चीज मौजूद होगी और यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम लोग कहीं जा रहे हो। मैं कल रात 10 और 11 बजे के दरमियान में आऊंगा। तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। मरियम बोली, तो क्या हमें चोरों की तरह ये घर छोड़ना पड़ेगा? शारिक ने कहा, कुछ अरसे की बात है माँ जी, उसके बाद हम फिर यहीं आ जाएंगे। मरियम ने उसे घूरा। बोली, बात क्या है, तुम मुझे बताता क्यों नहीं? शारिक ने जवाब दिया, आप सब कुछ जानती हैं माँ जी। बाज लोग पुलिस के साथ मिलकर बिलावजह मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं चंद रोज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे शुबा है कि मेरी अदम मौजूदगी में वो लोग आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैंने उस मकान का बंदोबस्त किया है ताकि वो लोग आप दोनों को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप लोग कल रात 10 बजे तक तैयार रहिए। रजिया बोली, थोड़ी देर तो बैठो ना भैया, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मरियम ने कहा, इसने तुम्हारे गम में सुबह से कुछ नहीं खाया शारिक बेटे। रजिया बोली, माँ खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है। सुबह से रो रो कर हलकान हो रही हो। शारिक के दिल पर घूंसा सा लगा। वो बारी बारी उन दोनों के चेहरे देखने लगा। शारिक बोला, अच्छा चलो तुम रोटी पकाओ, मैं तुम लोगों को खिलाकर जाऊंगा। मरियम बोली, रोटी तो मैंने शाम को पकाई थी, लेकिन न इसने कुछ खाया न मैंने। मैं सालन गर्म करती हूँ, तुम भी कुछ खा लेना। मरियम बावर्ची खाने में चली गई और शारिक रजिया से बातें करता रहा और फिर उन दोनों के साथ उसे भी थोड़ा बहुत खाना खाना पड़ा। और जब वो मकान से बाहर निकला तो 3 बज रहे थे। उसने एक बार फिर उन दोनों को ताकीद की कि कल रात 10 बजे तक तैयार रहें और दरवाजे से बाहर निकलकर तेज तेज कदमों से तंगो तारीख पुरपेच गलियों में चलने लगा। जब वो रेस्टोरेंट के ऊपर सुहेल के कमरे में पहुंचा तो सुहेल कालीन पर चादर बिछाए सो रहा था। शारिक को समझने में देर न लगी कि सुहेल ने पलंग शारिक के लिए खाली छोड़ दिया था। उसने जूते उतारकर एक तरफ रखे और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। रेस्टोरेंट का कारोबार सुबह 6 बजे शुरू हो जाता था। 7 बजे तक शाहिद काउंटर संभालता था और फिर सुहेल नाश्ता करके नीचे चला जाता। शारिक अगरचे 3 साढ़े 3 बजे के लगभग सोया था, मगर सुबह 6:30 बजे उसकी आंख खुल गई। सुहेल उस वक्त जाग चुका था। शारिक भी मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया।
7 बजे उन्होंने इकट्ठे ही नाश्ता किया और 7:30 बजे शारिक शाहिद को लेकर निकल गया। जब वो बागबानपुरा पहुंचे तो 8:30 बज चुके थे। बागबानपुरा टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग और मेन रोड पर वाक़े वसीओ अरीज कोठियों के अकब में मुतवस्सत तबके की आबादी पर मुश्तमिल साफ सुथरा इलाका था। वो रक्शे से उतरकर एक गली में दाखिल हो गए। वो उस गली का तीसरा मकान था। शारिक के अंदाजे के मुताबिक वो मकान एक कनाल पर मुश्तमिल था। मकान के आगे दरवाजे के दोनों तरफ दीवार के साथ मुख्तसर क्यारियां बनी हुई थी, लेकिन देखभाल न होने की वजह से पौधे सूख चुके थे। शाहिद ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। एक मुख्तसर सा पुख्ता सहन था और कमरे थे, एक ड्राइंग रूम और 3 बेडरूम्स। किचन में कैबिनेट बने हुए थे। तमाम कमरों में पंखे और मरकरी ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी। शाहिद बोला, मैं हर महीने यहाँ आता हूँ जी, सफाई वगैरह करके जाता हूँ, जो बिल वगैरह आते हैं वो भी ले जाता हूँ। सुहेल साहब बिल हर महीने बाकायदगी से जमा करवाते हैं ताकि बिजली, गैस या पानी लाइन न कट जाए। शारिक बोला, मेरा ख्याल है फर्श और दीवारें वगैरह जरा झाड़नी होंगी। शाहिद बोला, 10 दिन पहले यहाँ की सफाई करके गया था, फिर भी थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ तो करनी होगी। पलंग और दूसरा फर्नीचर भी सेट करना पड़ेगा। सारा फर्नीचर इस कमरे में बंद पड़ा है। शारिक ने वो कमरा खुलवा कर देखा। निवाड़ी पलंग, सोफे, कुर्सियां, सेंटर टेबल और घर में इस्तेमाल होने वाला सारा फर्नीचर मौजूद था। शारिक ने कहा, ऐसा करो तुम झाड़ पोंछ करो, मैं थोड़ा सा सामान ले आऊं। यहाँ बाजार कहाँ है जहाँ हर चीज मिल सके? शाहिद ने चुटकी बजाते हुए कहा, मेन रोड से तांगे पर बैठ जाएं। बागबानपुरा का बाजार बहुत मशहूर है, हर चीज मिल जाएगी आपको। आप इत्मीनान से जाएं जी, मैं ये सारी चीजें सेट कर दूंगा। सुहेल साहब ने मुझे बता दिया था 10 बजे तक मुन्ना भी आ जाएगा, यूं मिनटों में काम खत्म हो जाएगा। शारिक मुस्कुरा दिया। मुन्ना भी रेस्टोरेंट का वेटर था। शारिक शाहिद को मकान में छोड़कर बाहर आ गया। सामने वाले मकान के दरवाजे पर 2 औरतें खड़ी थीं। वो उसी तरफ देख रही थीं। शारिक मेन रोड पर आकर तांगे में बैठ गया। बागबानपुरा बाजार बहुत लंबा चौड़ा था। उसका एक सिरा शालीमार बाग की दीवार तक चला गया था। शारिक बचपन में 2-3 मरतबा माँ बाप के साथ शालीमार बाग की सैर को आया था, मगर ये बाजार उसने कभी नहीं देखा था। शाहिद ने ठीक ही कहा था, यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी, सुई से हाथी तक दस्तयाब था। रात को छांगे ने नोटों का जो बंडल दिया था वो शारिक की जेब में था। वो घर की जरूरत की चीजें खरीदता रहा। जब वो लदा फंदा वापस पहुंचा तो 11:30 बज रहे थे। मकान के सामने एक रेड़ा खड़ा था और मुन्ना और शाहिद उस पर लदा हुआ फ्रिज उतार रहे थे। ये वही फ्रिज था जो रेस्टोरेंट के ऊपर वाले कमरे में रखा हुआ था। फ्रिज और शारिक का लाया हुआ सामान घर के अंदर पहुंचा दिया गया। शाहिद कमरों के फर्श और दीवारों की झाड़ पोंछ कर चुका था। एक कमरे में भरा हुआ फर्नीचर निकाल कर सहन में रखने लगे और फिर तीनों मिलकर फर्नीचर साफ करने लगे। 3 बेडरूम्स थे, इस हिसाब से पलंग भी 3 थे। जब वो सारा सामान सेट करके निकले तो दोपहर के 4 बज रहे थे। शारिक ने दोपहर का खाना मुन्ना को भेजकर बागबानपुरा के एक होटल से मंगवा लिया। बाहर निकलते ही शारिक की नजर उस औरत पर पड़ गई जो सामने वाले मकान के दरवाजे में खड़ी थी। उसने शाहिद को आवाज दी, वे शायद। वो यकीनन उसे जानती थी। कोई नया किराएदार आया है क्या? शाहिद ने मुड़कर कहा, नहीं बाजी, सुहेल साहब की खाला और उनकी बेटी आ रही हैं सियालकोट से, अब वो यहीं रहेंगी। ये सुहेल साहब के खालाजाद भाई हैं, आप लोग इनका ख्याल रखिए बाजी। वैसे मैं भी यहीं रहूंगा। शारिक चौंके बगैर न रह सका। सुहेल ने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया था। उसने अपना फ्रिज भी भिजवा दिया था। शारिक ने फ्रिज ऑन कर दिया और गोश्त, दूध और कच्ची सब्जियां भी लाकर फ्रिज में रख दी। किचन में रखे जाने वाले नए बर्तन बड़े सलीके से आरास्ता किए गए थे। वैसे उसे ये जानकर इत्मीनान हुआ था कि शाहिद यहीं रहेगा। सारे दिन के काम से शारिक बुरी तरह थक गया। रेस्टोरेंट के ऊपर वाले कमरे में पहुंचते ही वो बिस्तर पर गिर गया। थोड़ी देर के बाद सुहेल भी ऊपर आ गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए शारिक की तरफ देखा, बोला, सेट हो गया घर? शारिक ने कहा, हाँ, कोशिश तो की है कि जरूरत की हर चीज डाल दी जाए। अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो खुद ही मंगवा लेंगे। सुहेल ने कहा, मैंने शाहिद से कह दिया है, वो कुछ दिन वहीं रहेगा। जब वो सेट हो जाएंगे तो किसी मुलाजिमा का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तुम तो जाहिर है किसी और ही रास्ते पर चल निकले हो, इसका मुझे अफसोस ही रहेगा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो फिर बोला, मैंने शाहिद को उनके बारे में समझा दिया है कि वो मेरी खाला है। तुम भी जरा माजी को समझा देना। वैसे उन्हें वहां कब ले जाओगे? शारिक बोला, आज रात। शाहिद को भी साथ ले जाऊंगा। सुहेल ने कहा, हाँ ले जाना। तकरीबन 8 बजे शारिक वहां से निकल गया। वो सीधा मुजंग पहुंचा। छांगा अपने कारोबार में मसरूफ था, लेकिन वो अपना धंधा जीरे के हवाले करके फौरन ही दूसरे कमरे में आ गया। वहां उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। छांगा ने राजदाराना लहजे में कहा, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है शारिक बाबू। उस डीएसपी का घर गुलशन रावी में है। मैंने रात 2 बजे उसे घर से निकालने का बंदोबस्त कर लिया है। उसे उठाकर यहीं ले आएंगे और फिर वो तुम्हारे रहमो करम पर होगा। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? छांगा बोला, गड़बड़ कैसी? तुम छांगा को क्या समझते हो?
जिंदगी इसी लेन में गुजारी है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। वो दोनों कमरे से निकलकर अहाते के एक कोने में वाक़े मजार के गुंबद में आ गए। ये गुंबद छोटी ईंटों वाले एक चबूतरे पर तामीर था। चबूतरा जमीन की सतह से तकरीबन 4 फुट ऊंचा था और उस पर चढ़ने के लिए छोटी ईंटों की 3 सीढ़ियां थीं। किसी जमाने में ये गुंबद बारादरी की तरह रहा होगा, लेकिन बाद में दीवारें खड़ी करके उसे एक कमरे की शक्ल दे दी गई थी। उसमें दरवाजा भी लगा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। गुंबद की छत पर एक बल्ब टंगा हुआ था, मगर उसकी रोशनी नाकाफी थी। चबूतरे के वस्त में एक कब्र थी। वो कब्र संगमरमर की थी और चबूतरे की सतह से तकरीबन 3 फुट ऊंची थी। छांगे ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडा चढ़ा दिया और दीवार पर लगे हुए एक स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन कर दिया। फिर कब्र के करीब चला गया और कब्र के तावीज की कग्गर के नीचे हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। जब उसने हाथ हटाया तो कब्र का तावीज किसी बहुत बड़े संदूक के ढकने की तरह उठता चला गया। शारिक हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। कब्र का तावीज पूरी तरह खुल गया था। छांगा ने इशारा किया, आओ शारिक बाऊ। शारिक कब्र के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। कब्र के अंदर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो दोनों कब्र में उतर गए। नीचे वसी और अरीज तहखाना था। तहखाने में भी बल्ब जल रहा था। एक तरफ लकड़ी की बहुत सी पेटियां रखी हुई थी। उन पेटियों में मुख्तलिफ किस्म का असलहा और एमुनेशन भरा हुआ था। इन पेटियों के करीब ही शीशे के दरवाजे वाली बहुत बड़ी अलमारी थी, जिनमें हेरोइन के लातादाद पैकेट भरे हुए थे। छांगे ने अलमारी और पेटियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब अफगान महाजिरों की मेहरबानी है शारिक बाऊ। ये तहखाना कई साल पहले मैंने बनवाया था। बड़ा पैसा लगा था इस पर। इसके बारे में सिर्फ मुझे और जीरा को मालूम है। तीसरे आदमी तुम हो। जब लोग हेरोइन और नाजायज असलहे के बारे में शोर मचाते हैं तो पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए छापे मारना शुरू कर देती है। यहाँ भी कई मर्तबा छापे पड़ चुके हैं, लेकिन पुलिस को यहाँ से कभी हेरोइन की एक पुड़िया भी नहीं मिली। इस तहखाने में किसी को लाकर ज़िबाह भी कर दिया जाए तो बाहर किसी को पता भी न चलेगा। शारिक हैरत से ये सब कुछ देखता रहा। वो छांगा के साथ तकरीबन आधे घंटे तक तहखाने में रहा। छांगा उसे मुख्तलिफ असलहे के बारे में बता रहा था। शारिक को ये जानकर हैरत हुई कि उस असलहे में पिस्तौल, रिवॉल्वर और ऑटोमेटिक राइफलों के अलावा रॉकेट तक मौजूद थे। वो तहखाने से बाहर आ गए। शारिक ने रात का खाना छांगा ही के साथ खाया और फिर 9:30 बजे वहां से रुखसत हो गया। उसने ठीक 1 बजे वापस आने को कहा था। चौक पर आकर उसे फौरन ही रक्षा मिल गया। इस तरह शारिक जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो 10 बज चुके थे। उसके पास वक्त बहुत कम था। एक एक लम्हा कीमती था। वो शाहिद को लेकर फौरन ही मरियम के घर की तरफ रवाना हो गया। मरियम और रजिया तैयार बैठी थीं। शारिक की हिदायत के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 2 सूटकेस तैयार किए थे, जिनमें कपड़े और इंतहाई जरूरत की चीजें रखी थीं। उस वक्त रात के 10:30 बजे थे। गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। शारिक और शाहिद दोनों सूटकेस उठाकर मकान से निकले और सामने वाली गली में दाखिल हो गए। मरियम ने दरवाजे को ताला लगाते हुए हसरत भरी निगाहों से मकान की तरफ देखा और रजिया का हाथ थामकर उनके पीछे गली में दाखिल हो गई। गलियों में होते हुए उन्हें लोहारी गेट से काफी आगे मेन रोड पर आने में चंद मिनट लग गए। वहां 1-2 टैक्सियां खड़ी थीं। शारिक ने एक टैक्सी में सामान रखवाया और वो चारों अंदर बैठ गए। शाहिद आगे बैठा था और शारिक पिछली सीट पर मरियम और रजिया के साथ था। शारिक ने ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने को कहा। टैक्सी जैसे ही रेलवे स्टेशन के सामने रुकी, कई कुली उनकी तरफ झपटे, मगर शारिक ने कुलियों को मना कर दिया और सामान उतरवाकर टैक्सी को रुखसत करने के बाद इंक्वायरी ऑफिस की तरफ चला गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो वापस आया। उसने एक और टैक्सी रोकी और सामान लाद कर उसमें सवार हो गए। उस ड्राइवर को उसने बागबान पूरा चलने को कहा। यह सब कुछ शारिक ने एहतियात के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए किया था। जब वो बागबान पूरा पहुंचे तो 12 बज रहे थे। शारिक ने सामान अंदर रखवाने के बाद कहा, अच्छा माँ जी, मैं जा रहा हूँ। 1-2 दिन में मुलाकात होगी। ये शाहिद यहीं रहेगा। कोई भी जरूरत हो, कोई भी बात हो, इससे कह दीजिएगा। शारिक उनसे रुखसत होकर जब मुजंग पहुंचा तो 1:05 हो चुके थे। छांगा के 3 आदमी तैयार खड़े थे। उनमें जीरा भी था। वो शारिक का ही इंतजार कर रहे थे। छांगे ने शारिक के हाथ में एक पिस्तौल थमा दिया। छांगा ने कहा, ये रख लो, शायद जरूरत पड़ जाए। मैगजीन भरा हुआ है। शारिक बोला, मगर मुझे पिस्तौल चलाना नहीं आता। छांगा बोला, तो ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी बता देता हूँ। छांगा ने कहते हुए पिस्तौल का मैगजीन निकाल लिया और उसे पिस्तौल के इस्तेमाल और सेफ्टी कैच वगैरह के बारे में समझाने लगा। फिर मैगजीन फिट करके पिस्तौल उसके हाथ में थमा दिया। बोला, इन सब के पास अपना अपना असलहा मौजूद है, अब तुम लोग रवाना हो जाओ। वो तवेले से बाहर आ गए। एक शिराट कार खड़ी थी। जीरा स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। शारिक साथ वाली सीट पर और दूसरे दोनों आदमी पिछली सीट पर बैठ गए। कार फौरन ही हरकत में आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम ही रह गई थी। जीरा को तेज रफ्तारी से कार चलाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी।
समनाबाद मोड़ पर पहुंचकर उसने कार गुलशन रावी की तरफ मोड़ दी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद उसने गाड़ी सड़क के किनारे पर रोक ली। उससे जरा आगे गुलशन रावी की आबादी थी। ये इलाका तकरीबन 200 साल पहले आबाद होना शुरू हुआ था और अभी बेशतर इलाके में तामीराती काम जारी था। मुतवस्सित तबके के लोगों ने तो अपनी हैसियत के मुताबिक मकान बनवा लिए थे और दौलतमंदों ने बड़ी आलीशान कोठियां बनवाई थी। जीरे ने घड़ी देखते हुए कहा, यहाँ डीएसपी की अपनी कोठी है, वो यहीं रहता है। उसे ठीक 2 बजे घर से निकल आना चाहिए। अभी 2 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। वो सब कार से उतरकर एक मकान की दीवार की आड़ में खड़े हो गए। हर तरफ सन्नाटा था। समनाबाद मोड़ से यहाँ तक सड़क के किनारे सिर्फ एक खंबे पर बल्ब जल रहा था। बाकी तमाम खंभों के बल्ब या तो टूट गए थे या फ्यूज हो चुके थे। नाले के दूसरी तरफ काफी दूर एक गाड़ी की हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई दी। उस वक्त वो गाड़ी एक मोड़ घूम रही थी। मोड़ पर स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी में वो गाड़ी नजर आ गई। वो पुलिस की जीप थी। जीरे ने अपने करीब ही खड़े एक आदमी से कहा, शाकिर जल्दी करो। शाकिर दौड़कर सड़क पर लेट गया। उसका अंदाज ऐसे था जैसे कोई गाड़ी उसे टक्कर मार कर चली गई थी। शाकिर का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था और हाथ नुमाया तौर पर कांप रहा था। उसने जिंदगी में पहली मर्तबा हाथ में पिस्तौल पकड़ा था। जीप सड़क पर रुक गई। उसमें सिर्फ 2 आदमी थे, एक ड्राइवर और दूसरा डीएसपी। वो दोनों वर्दी में थे। जीप रुकते ही ड्राइवर नीचे उतरकर सड़क पर पड़े हुए शाकिर की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही शाकिर के करीब पहुंचा, शारिक और जीरा वगैरह पिस्तौल ताने जीप की तरफ दौड़े। उन सबके चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे। ठीक उसी लम्हे सड़क पर पड़ा हुआ शाकिर भी एक झटके से उठ गया। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। पुलिस ड्राइवर खौफजदा होकर पीछे हटा। शाकिर ने पिस्तौल का दस्ता जोर से उसकी कनपटी पर रसीद कर दिया। ड्राइवर चीखता हुआ ढेर हो गया। डीएसपी ने बड़ी तेजी से जीप से छलांग लगा दी। उसके साथ ही उसने होल्स्टर में लगे हुए रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ा दिया, मगर शारिक उससे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। उसने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर पिस्तौल की नाल उसकी कनपटी से लगा दी। उसके साथ ही उसके हलक से गुर्राहट निकली, हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, हाथ उठा लो। डीएसपी हाथ उठाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? शारिक ने दूसरे हाथ से उसके होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। शारिक को गुर्राया, चलो इस कार में बैठो। शाकिर और दूसरे साथी ने भी डीएसपी पर पिस्तौल तान लिए थे। ड्राइवर बेहोश हो चुका था। उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। डीएसपी को समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ धोखा हुआ था। जीरे ने कार के डैशबोर्ड के खाने से हथकड़ी का जोड़ा निकालकर डीएसपी के हाथ पुश्त पर किए और उनमें हथकड़ी डाल दी और वो तीनों उसे धकेलते हुए कार की तरफ आ गए। उनकी ये कार्रवाई 2 मिनट में मुकम्मल हो गई। तीसरा मिनट शुरू होते ही कार बड़ी तेजी से हरकत में आ गई। डीएसपी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। उन्हें अपने अड्डे तक पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। डीएसपी की आंखों की पट्टी तहखाने में पहुंचने के बाद खोली गई। तहखाने में सिर्फ छांगा और शारिक थे। डीएसपी ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग जो कोई भी हो, कानून की जद से नहीं बच सकोगे। शारिक के चेहरे पर अभी तक ढाटा बंधा हुआ था। छांगे ने भी कपड़े में मुंह छुपा लिया था। शारिक ने अपने चेहरे से ढाटा उतार दिया। वो डीएसपी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मुझे पहचानते हो? अगर नहीं पहचान पाए तो आज से 11 साल पीछे जाओ, जब तुमने एक 12 साला बेगुनाह लड़के को उसके माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दिलवाई थी। डीएसपी गहरी नजरों से शारिक की तरफ देख रहा था और फिर उसका चेहरा धुआं हो गया। उसने शारिक को पहचान लिया था।